पिछले सालों के कर्म होंगे आप लोगों के, पिछले जन्मों के, सालों के नहीं, इन पिछले कुछ सालों में तो आपने अच्छे कर्म करे ही नहीं होंगे, पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, है ना, जिसका फल आज आपको मिला। तो हमने सोचा आज ही आपसे मिलते हैं, ठीक है। कहां मिलते हैं ऐसे दिन, बिना एग्जाम दिए रिजल्ट है, और भाई नंबर जो सीबीएसई ने दिए हैं, ठीक है, वो तो क्या बोले उसे, होलसेल में बांटे हैं, होलसेल में। अरे यार ये बच्चा कितना अच्छा है, दे दे इसको भी 95, अरे इसको भी 95, पूरे पूरे मोहल्ले के बच्चों के 97%, 97, 97, 97। अच्छा ये बैंगलोर से है, सबके 97% कर दो, है ना। ये दिल्ली से है, इनके 98% कर दो, ठीक है। होलसेल में नंबर बांटे, ठीक है। मजे आ रहे होंगे आज का दिन ना, सारे अपनी बुआ मासी चाचा चाची सबको खुद बताने जा रहे हैं रिजल्ट, ये देखो मेरा रिजल्ट, मैंने कितनी मेहनत करी थी, दिन रात एक किया था मैंने, खासकर एग्जाम्स में, है ना। इट्स कॉल्ड मैजिक, यस इट इज मैजिक, ठीक है। किसने सोचा था जमाना इतना बदल जाएगा, 10th और 12th के बोर्ड भी बिना दिए 95%, 97% आया करेंगे, ठीक है। और तो और, ठीक है, बच्चे उसमें भी सल्ट कर रहे हैं, क्या कि अपने जैसे सब में 96, 96, 96, 96 आए हैं, अगर फिजिकल एजुकेशन में अगर 95 लग गए हैं तो उसको सल्ट कर रहे हैं, ओहो यार फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, 95 दे दिया यार, मेरी पता कितनी तैयारी थी बेटा, तेरी तैयारी सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में ही थी, बाकी किसी में तैयारी नहीं थी, तब भी बाकी सब में 96 मिल गए हैं, तो मजे लो, ठीक है। आज किसी रिलेटिव का फोन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा जी उनका, उनके आज सपने तोड़ दिए तुमने, अरमान जो था उन पे पानी फेर दिया आपने, ठीक है। वो बचपन से यही सोचा करते, तुम्हें जब छोटे होते देखा करते थे ना, तो वो यही सोचा करते थे कि इसका 12th का रिजल्ट आएगा और मैं इसको फोन करके इससे मजे लिए जाएंगे। बट आज उन सारे रिश्तेदारों का, ओहो पूछो, कोई उनसे जाके पूछे कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, ठीक 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 है। चलो शुरू करें भाई, शुरू करें, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं जी, बहुत छोटा सा चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम क्या है, मेटलर्जी। सिंगल शॉट में ही फिनिश करेंगे आज ये कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आप लोगों का टाइम को बचाने के लिए मैंने कोशिश करी है कि मैं मैक्सिमम चीजें लिख के लाऊं, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। टाइम ही सब कुछ है जी, आप सबके लिए, आप सबको पता ही है, इट्स अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 40 डेज ही बचे हैं, ठीक है। एंड आई होप आपने पूरी जी जान लगा रखी होगी इन 40 डेज में, ठीक है। मेक श्योर करिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। नोट्स आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, वो यहाँ ऐप में भी अवेलेबल होंगे हमारे इसके नोट्स, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सिर्फ सुनने और समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए 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 शुरू करते हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगे, आई डोंट बिलीव कि बहुत लंबी लंबी क्लास ली जाए, आप टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, बस शुरू में थोड़ा इंटरेक्ट करना होता है, ताकि कोई बच्चा लेट हो रहा हो तो वो पहुंच जाए, है ना, भीड़ में फंस जाते हैं कुछ बच्चे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, मेटलर्जी, जिसको आप प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी बोलते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मेटलर्जी। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जनरल टर्म्स हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये है मिनरल्स एंड ओर्स, ठीक है। मिनरल्स क्या है, जिस भी मेटल जिस भी फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप, मिनरल, ठीक है। मेटल जिस भी फॉर्म में अर्थ में पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं आप, मिनरल, ठीक है। सर और क्या है, सारे मिनरल्स में से, जैसे आयरन के कई मिनरल्स हो सकते हैं सर, जैसे हेमेटाइट,
मैग्नेटाइट, ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सारे मिनरल में से किस में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्रॉफिटेबली, उसे क्या बोलेंगे आप? ओर। उसे क्या बोलेंगे आप? ओर। ए मिनरल is an ore from which metal can be extracted easily and profitably। easily का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है, आसानी से। profitably कहने का मतलब है कि पता चले कोई चीज है मार्केट में ऑलरेडी 500 रुपीज पर केजी मिल रही है, आपने उसका एक नया मेथड बना लिया उसको एक्सट्रैक्ट करने का, और उससे वो चीज जो है वो 2000 रुपीज पर केजी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबली भी होना ही चाहिए, ठीक है यार। कुछ नहीं है, ये मिनरल और ओर में उतना ही फर्क है जितना घर के बच्चों और घर के अच्छे बच्चों में होता है ना। घर के सारे बच्चे हैं ऑब्वियसली, ठीक है, जो उनमें से कबाऊ पूत है, जो उनमें से अच्छा निकलेगा, ठीक है, जो सारे बच्चे हैं वो मिनरल है, ठीक है, जो उनमें से अच्छा निकलेगा, जो कमाऊ होगा, जिसकी घर वाले तारीफ करेंगे, वो क्या है? ओर्स, ठीक है। तो आप मिनरल या ओर में से कोई ना कोई एक तो है, मेरे ख्याल से तो आप ओर ही है, बाकी आपकी वर्थ आपको पता होगी, मेरे ख्याल से तो आप ओर ही है। अब मेरी नजरों से देखोगे तो तुम सारे ओर ही हो, ठीक है। कौन से वाला और? तेरी और वो वाला और नहीं, ठीक है, दैट इज और, ORE वाला और। चलिए वापिस आते हैं टॉपिक की तरफ। मिनरल्स पता चल गया, ओर्स पता चल गया, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मेटल्स की डिफरेंट ओर्स हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ ओर्स ऐसी हैं जिनको मैंने आज लिखा हुआ है, मैं पीपीटी में अभी आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, पीपीटी में आपको दिखाऊंगा भी, और आप लोग उनको ही सिर्फ याद कर लीजिएगा। कई बार नीट में क्वेश्चन आया एज इट इज कि इस ओर का क्या फॉर्मूला है, या ये फॉर्मूला है, ओर का नाम बताओ, ठीक है, एज इट इज उसको याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें नीट में फिक्स्ड है, जिनके नंबर फिक्स्ड है, बस उन्हें पकड़ो और लूट लो, वो वाली कंडीशन है, थोड़ी देर में दिखाएंगे। वापिस आ रहे हैं गैंग या मैट्रिक्स पे, ठीक है। जो भी ओर जब भी आप जमीन से निकालोगे, उसके ऊपर जो भी धूल, मिट्टी या और भी कोई इंप्योरिटी जुड़ी होगी, उसे क्या बोलेंगे? गैंग पार्टिकल या मैट्रिक्स। मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी आप ओर को जमीन से एक्सट्रैक्ट, अर्थ में से निकालते हैं, ओर्स पता ही है, ठीक है, आप निकालोगे, ठीक है, उस पे जो धूल, मिट्टी वगैरह जो भी और भी सारी इंप्योरिटीज होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे आप? गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सुनिए, मैट्रिक्स या जो भी अर्थ इंप्योरिटीज होंगी, जो इंप्योरिटीज होंगी, वो फ्लक्स के साथ ऐड करके क्या बनाती हैं? स्लैग। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले जो इंप्योरिटीज मेटल के अंदर थी, जो इंप्योरिटीज मेटल के अंदर थी, उन्हें क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ये आप बाहर से ऐड करते हैं, फ्लक्स, ताकि आप इन इंप्योरिटीज को रिमूव कर सके, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली मैंने आज सोचा भी है कि आपके साथ एक लाइव डेमो भी करेंगे मेटलर्जी की एक प्रोसेस का। अब बस ये कैमरा है, कैमरे वो नजर आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं ट्राई जरूर करूंगा अपनी तरफ से, तो ट्राई करें, देखते हैं आप तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके और धीरे धीरे देखेंगे, तब पक्का दिखेगा। लाइव में हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जानी है रिएक्शन, वो क्या है क्या नहीं वो बाद में बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने ये मान लीजिए कोई मेटल एक्सट्रैक्ट किया अर्थ के अंदर, अर्थ से, इसके ऊपर कोई धूल मिट्टी वगैरह जो जुड़ी हुई है, उसे क्या बोलेंगे हम? गैंग पार्टिकल। उसको रिमूव करने के लिए, उस इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो बाहर से चीजें डाली जाएंगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम? फ्लक्स। इसकी इंप्योरिटी और जो बाहर से फ्लक्स डाला है, इसकी इंप्योरिटी और जो बाहर से फ्लक्स डाला है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्लैग। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्लैग, ठीक है, ठीक है। बता दिया बेटा, फ्लक्स क्या है? एक ऐसी चीज जो बाहर से डाली जाएगी ताकि इंप्योरिटीज रिमूव करी जा सके, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लक्स दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लक्स दो तरह के होते हैं, एक है एसिडिक फ्लक्स, एक है बेसिक फ्लक्स। सर ये एसिडिक फ्लक्स क्या होते हैं, बेसिक फ्लक्स क्या होते हैं? अगर 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 ये मेटल है, इस मेटल के पास इंप्योरिटीज बेसिक है, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी इंप्योरिटी है, कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होती है, तो जो बाहर से आप चीज डालेंगे, ठीक है, बाहर से जो आप डालेंगे वो एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, ताकि एसिडिक फ्लक्स और इसकी इंप्योरिटी दोनों बेसिक, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लें? स्लैग। सर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, इट कन्वर्ट्स बेसिक मैट्रिक्स, बेसिक इंप्योरिटीज टू स्लैग। कुछ एग्जांपल, SiO2, B2O3, P4O10, ये सारे एसिडिक फ्लक्स हैं, सारे एसिडिक फ्लक्स हैं। ये आपने फ्लक्स ऐड किया, ये इंप्योरिटी मेटल के अंदर थी, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्लैग। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्लैग बना लेंगे। ये आपने जो बाहर से ऐड किया ये फ्लक्स है, जो इंप्योरिटी ऑलरेडी मेटल में थी वो क्या था? दैट इज FeO। सिमिलरली बेसिक फ्लक्स क्या होंगे? अगर आप कोई बेसिक ऑक्साइड डालेंगे, ठीक है, ताकि
अगर मेटल में एसिडिक इंप्योरिटी हो, अगर मेटल में एसिडिक इंप्योरिटी हो, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्लैग। सर एग्जांपल दीजिए, ये रहा एग्जांपल। मान लीजिए ये गैंग पार्टिकल था, रेत है ये इंप्योरिटी थी मेटल के अंदर, आपने ऐड किया कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ए बेसिक फ्लक्स, दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा? स्लैग। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्लैग। CaSiO3 दैट इज ए स्लैग। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? यस नो? स्लैग हमेशा मोल्टन होगा मैक्सिमम टाइम, क्योंकि टेंपरेचर ज्यादा रखा होगा। एग्जांपल याद करना पड़ेगा बिल्कुल। एक बच्चा पूछ रहा है एसिडिक और बेसिक मिलके स्लैग कैसे बनाते हैं? बेटा ऑब्वियसली एसिडिक कंपाउंड बेसिक के साथ, एसिड ऑक्साइड बेसिक के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? सॉल्ट। उसी को हमने क्या बोला हुआ? स्लैग, इनडायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था आपको डिफरेंट ओर्स हम लोगों ने याद करनी है, वो कौन कौन से मेटल की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ओर है वो मैं आपको शो कर देता हूं, और उनके ऊपर स्टार भी लगा देता हूं। ये तो याद पक्का करके जानी है जी। कौन कौन सी? कॉमन सॉल्ट, सर ये हमें पता है सर, चिली सॉल्ट पैटर, क्रायोलाइट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स आपको याद हो चुका होगा, पोटेशियम, ये सारी सोडियम की हैं, ठीक है। पोटेशियम में से कार्नालाइट कर जाइएगा और फेल्डस्पार कर जाइएगा, दैट्स इट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट्स की फॉर्म में जो आपको ऐप से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बताइए सर। मैग्नीशियम में से थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिएगा, वो नोट्स में आपको दिख जाएगा। एक तो एप्सम सॉल्ट, कार्नेलाइट, डोलेमाइट, बस बहुत है। एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, दैट्स इट। टिन की सिर्फ एक ही है, कैसेटराइट, वही याद करनी है। लेड की गैलेना, कॉपर की चाल्कोपायराइट, चाल्कोसाइट। ये याद करने वाले हैं यार, इसमें कोई हमारा रोल है नहीं, ठीक है, सिर्फ याद करने वाले हैं, और जिन पे स्टार लगा रहा हूं वो जरूर याद करके जाना, बाकी कुछ याद करो या ना करो, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो एनसीईआरटी में मैं वही लिखवा रहा हूं। आयरन की हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिल्वर की अर्जेंटाइट, मरकरी की सिनेबार, जिंक की जिंक ब्लेंड, सिर्फ एक ही कर रहा हूं। टाइटेनियम की रूटाइल, बेरियम की बेराइट सी बहुत है, स्ट्रॉन्शियम की सेलेसाइटी बहुत है, ठीक है। ये एक है बेटा, ये जरूर याद करके जाना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। आज हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से सुनो, समझो। और समझ लिया, मिनरल समझ लिया, साथ में गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं वो समझ लिया, और उन गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कैसे किया जाता है वो समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेटलर्जी के कितने कितने स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या होता है बताते हैं, ठीक है। जैसे घर पे मसाले होते हैं, हल्दी वगैरह नाम सुना हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। आप हल्दी, आपको पता बड़े बड़े टुकड़ों में पाई जाती है, बायो वाले बच्चे हो आपको पता ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। बट जब उन्हें घर में हम लाते हैं या मार्केट में भी जब वो होती है, लोग उसको पीसते हैं सबसे पहले ना, हल्दी का पाउडर मिलता है हम लोगों को। सिमिलर इज द केस हियर। मेटल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ में से, उसके बड़े बड़े मोटे मोटे लंप होते हैं, बहुत मोटे मोटे से लंप होते हैं, ठीक है। उनको रखा जाता है बड़े बड़े क्रशर्स में, पल्वराइजेशन, बड़े बड़े क्रशर्स में रखा जाता है। बड़े बड़े से मोटे मोटे से पत्थर टाइप है ना, बहुत बड़े बड़े साइज के होंगे, और इनको स्टैंप मिल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, कोई बताने वाली बात नहीं थी, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। सर क्यों किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, पता है जी आप लोगों को, ठीक है। तो पल्वराइजेशन का मतलब क्या होता है?
उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं। बता तो दिया कि छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी कोई ओर निकालो उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सेकंड स्टेप 2, उसके बाद क्या करेंगे? हम उस ओर की सजावट करेंगे, उसकी सुंदरता बढ़ाएंगे। उसी को बोलते हैं ओर ड्रेसिंग। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ओर ड्रेसिंग, सजाना, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, या एनरिचमेंट ऑफ ओर, या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने ओर को निकाला, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम करेंगे उसका ओर ड्रेसिंग कह लो, कॉन्सेंट्रेशन कह लो, बेनिफिकेशन कह लो, या एनरिचमेंट ऑफ ओर कह लो। ठीक है सर, ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, कैसे करेंगे? फिजिकल मेथड्स हैं। पहला है हैंड पिकिंग। ये भी आपने अपने घर पे देखा होगा। जब भी हम मार्केट से कोई दाल वगैरह लेके आते हैं या चावल लेके आते हैं, उसमें हैंड पिकिंग करते हैं ना, कि कोई कंकर है, कोई छोटा मोटा कोई टुकड़ा है, ठीक है, वो आप निकाल के बाहर फेंक देते हैं, है ना। आप में से बहुत सारे घर पे लकी पर्सन भी होंगे, है ना वो लकी पर्सन, कि अगर दाल में एक भी कंकर होगा वो बेचारे उसी लकी पर्सन के कटोरी में, बाउल में आएगा, है ना। है कोई ऐसा? ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो हैंड पिकिंग बिल्कुल वैसे ही है, जैसे दाल वगैरह को साफ किया जाता है, ऐसे ओर को रखा जाता है और उसके अंदर जो भी विजिबल इम्प्योरिटीज है, जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उनको हटा देते हैं, पत्थर वगैरह को हटा देते हैं। ठीक है। सेकंड, मैग्नेटिक सेपरेशन। इनको डिटेल में भी देखना है, अभी थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन पता है किनके लिए यूज किया जाता है? ओर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ओर मेटल की, जिसमें से मेटल को निकालना है हमें, और साथ में गैंग पार्टिकल, इम्प्योरिटी। आइदर दिस इज मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक। उल्टा भी हो सकता है, दिस इज नॉन मैग्नेटिक एंड दिस इज मैग्नेटिक। मैं रिपीट कर देता हूं, या तो ओर मैग्नेटिक होगी या इम्प्योरिटी नॉन मैग्नेटिक होगी। उल्टा भी हो सकता है, या तो ओर जो होगी वो नॉन मैग्नेटिक होगी और इम्प्योरिटी क्या होगी? मैग्नेटिक होगी। तब इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये मैं बोल रहा हूं, इन सबको हमें डिटेल में भी बात करनी है, मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या किया जाता है? जैसे तुम लोग कभी बचपन में अगर, ठीक है, कीचड़ वीचड़ में खेल के आ गए हो, ऐसे लगते नहीं हो, तुम ऐसी जनरेशन के हो, बड़े साफ सुथरे से लोग हो, ठीक है, चाहे नहाओ ना, ठीक है, बट फिर भी मतलब कि साफ सुथरे तो रहते ही हो, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं कीचड़ वगैरह में खेल अगर आ गए बाहर से, ठीक है, तो पूरे कपड़े वगैरह खराब हो चुके होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं घर वाले? आपको बरामदे में खड़ा कर देते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? पहले तुम यहीं पे खड़े रहो, अंदर मत आना, नहीं तो पूरा घर भी क्या गंदा हो जाएगा। और आपके ऊपर पाइप से पानी मारते हैं ताकि कम से कम जो मिट्टी वगैरह है वो हट सके। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर भी वही हो रहा है, क्या और लेंगे, उसके ऊपर पानी मारेंगे हम पाइप से, ठीक है। तो क्या होगा? जो भी मिट्टी वगैरह होगी इसके ऊपर से वो हट जाएगी, ठीक है, और पीछे क्या बच जाएगी? और बच जाएगी। ठीक है, ठीक है, यही हो रहा है। हाँ, धुलाई हो रही है, धुलाई। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड ऑर्स के लिए यूज करते हैं। क्या होती है क्या नहीं होती डिटेल में अभी पढ़ेंगे। मैंने बताया, सिर्फ मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं आपको मेटलर्जी होते कैसे। पहले पल्वराइजेशन कराएंगे, फिर उसके बाद या तो हैंड पिकिंग, या मैग्नेटिक सेपरेशन, या हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, ये सारे फिजिकल मेथड्स हैं, इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बट केमिकली भी आप इनको कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं बाय लीचिंग। सर ये लीचिंग क्या होता है? ठीक है, लीचिंग में क्या होता है? बाहर से आप एक केमिकल ऐड करते हैं, ओर के अंदर दो चीजें हैं, एक तो ओर और एक इम्प्योरिटीज। ओर जो है वो केमिकल के साथ रिएक्ट कर जाती है, कोई नया कंपाउंड बना लेती है। दूसरा क्या बच गया? पीछे क्या बच जाएंगी? सिर्फ इम्प्योरिटीज बच जाएंगी। पीछे क्या बच जाएंगी? इम्प्योरिटीज बच जाएंगी। उसे क्या बोलेंगे आप? लीचिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कंसंट्रेशन करने के बाद, ओर को सजावट करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे? उस ओर को कन्वर्ट करेंगे उसकी ऑक्साइड में। चाहे मेटल सल्फाइड थी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल कार्बोनेट, अगर ओर चाहे कार्बोनेट भी थी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फॉस्फेट भी थी तब भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो भी थी सल्फेट थी ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे करेंगे?
जो भी और पहले पल्वराइजेशन करी, फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन करी, उसके बाद जो भी और जिस भी फॉर्म में थी, फॉस्फेट थी, कार्बोनेट थी, सल्फेट थी, जो भी थी यार, सल्फाइड थी, उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। सर कैसे करेंगे? आइदर बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग, आइदर बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन हीट करते हैं आप ओर को इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, रोस्टिंग में बहुत ज्यादा एयर की सप्लाई होती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है चैप्टर का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स बन गई है, मेटल की ऑक्साइड्स बन गई है। ठीक है, अब उन मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाएगा मेटल में। मेटल की ऑक्साइड्स बन चुकी हैं, उसको रिड्यूस करेंगे मेटल में। बहुत सारे तरीके हैं, स्मेल्टिंग कर लो, हाइड्रोजन से रिडक्शन कर दो, मेटल से किसी और मेटल से रिडक्शन कर दो, ऑटो रिडक्शन कर लो या सेल्फ रिडक्शन कर लो। ठीक है, मेटल आ गया, अब उसकी रिफाइनिंग करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले पल्वराइजेशन करी, छोटे छोटे और के पार्टिकल में कन्वर्ट किया, उसके बाद या तो यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटी सेपरेशन लिखा होगा और मैग्नेटिक सेपरेशन लिखा होगा, हैंड पिकिंग लिखा होगा, फ्रोथ फ्लोटेशन, फिर लीचिंग करो या कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बाद मेटल ऑक्साइड बन चुकी है, मेटल ऑक्साइड बन चुकी है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को अब रिड्यूस करेंगे मेटल में, ये तरीके हैं। उसके बाद रिफाइनिंग करेंगे, लास्ट लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग, पॉलिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं। अब बेटा इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पल्वराइजेशन की, बात करते हैं सबसे पहले पल्वराइजेशन की। पल्वराइजेशन का क्या मतलब था? सर ओर के बड़े बड़े पार्टिकल लेंगे, उसको आप ग्राइंड करेंगे और वो छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही किया हुआ है, क्रशिंग किया और को छोटे छोटे पार्टिकल में, या ग्राइंडिंग किया है। जो लम्प्स ऑफ ओर होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे पाउडर्ड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर, या इसे ओर ड्रेसिंग भी बोलते हैं। नाम बहुत सारे हैं, काम एक ही है। सबसे पहला हैंड पिकिंग, समझा दिया था अभी हैंड पिकिंग। क्या किया था? ओर में जो विजिबल इंप्योरिटीज होंगी, जो आपको खुली आंखों से नजर आ रही हैं, अरे भैया ये तो कंकर है, ये पत्थर है, इसका मेटल से कोई लेना देना नहीं है, उसको हाथ से क्या कर दोगे? बाहर निकाल दोगे। बट प्रॉब्लम है हैंड पिकिंग के साथ, प्रॉब्लम क्या हैंड पिकिंग के साथ? ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, पहला। सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैंने बताया था मैग्नेटिक सेपरेशन में दो चीजें होंगी, और इंप्योरिटीज, या तो और मैग्नेटिक, इंप्योरिटी नॉन मैग्नेटिक, या और नॉन मैग्नेटिक और इंप्योरिटी मैग्नेटिक, तभी ये मेथड यूज होगा। सर इस मेथड में होगा कैसे? वो बात कर रहे हैं, ये देखिए। magnetic separation based on different magnetic properties of ore and impurities. One of them is magnetic and other is non-magnetic. Ore magnetic तो impurity non-magnetic, और non-magnetic तो impurity magnetic. जैसे एग्जांपल है टिन स्टोन या कैसेटेराइट, ये टिन की ओर है जिसका नाम है SnO2, खुद और नॉन मैग्नेटिक है, और जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, और जो इसमें इंप्योरिटी है वो मैग्नेटिक है, वो इंप्योरिटी। और मैग्नेटिक, सॉरी, और नॉन मैग्नेटिक और इंप्योरिटी जो है वो क्या है? मैग्नेटिक है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, और मैग्नेटिक हो, इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक हो। ये रे एग्जांपल, कौन कौन सा लिखा हुआ है? क्रोमाइट और लिखी हुई है, मैग्नेटाइट और लिखी हुई है, यहां पर Fe3 आएगा, MnO2 लिखा हुआ है। ठीक है, हेमेटाइट भी लिख सकते हैं आप। इन सब में और जो है वो बेटा मैग्नेटिक है, और जो इंप्योरिटी होगी, सिलिका, रेत है इंप्योरिटी मेनली, वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, वो क्या है? नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो देखिए होगा कैसे। ये देखो मेरे बच्चे, यहां से हम लोग डालेंगे और के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो और के पार्टिकल और एक इंप्योरिटीज। ठीक, जैसे ही आप इस पे डालेंगे, ये मैग्नेटिक रोलर्स हैं, ये भी मैग्नेटिक है बेटा, लिखा ही हुआ है मैग्नेटिक रोलर है। ठीक है, मैग्नेटिक रोलर्स है। आपको पता है जो भी पार्टिकल मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ चिपक जाएगा, चिपकते ही वो यहां पे गिरेगा। और जो नॉन मैग्नेटिक होगा, ये नॉन मैग्नेटिक होगा, वो यहां पे गिरेगा ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अगर और मैग्नेटिक होगी तो और यहां पे गिरेगी और इंप्योरिटीज वहां पे गिरेंगी, और अगर और नॉन मैग्नेटिक होगी तो वो यहां पे गिरेगी और इंप्योरिटीज यहां पे गिरेंगी। इज दैट क्लियर? एक बच्चा पूछ रहा, अगर दोनों मैग्नेटिक होते तो ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकते, उसके लिए कोई और मेथड यूज करेंगे यार। ठीक है जी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल लर्न करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे जी, ये वाले एग्जांपल बिल्कुल लर्न करने पड़ेंगे। पेपर में एज इट इज पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी और मैग्नेटिक है या इम्प्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक है, या और नॉन मैग्नेटिक है और इम्प्योरिटीज मैग्नेटिक है, इन्हीं में से कोई ना कोई। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग, नेविगेशन भी बोलते हैं और इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। ये करना कैसे है, ध्यान से देखिए। ये एक टेबल होता है, इसको बोलते हैं विल फ्लाई टेबल। क्या बोलते हैं इसे, विल फ्लाई टेबल, है ना। बड़ा ऑप्टिमिस्टिक सा टेबल है ना। सोच रहा है कि कभी किसी ना किसी दिन तो उड़ूंगा ही, ठीक है, आई विल फ्लाई टेबल, है ना, तो किसी ना किसी दिन उड़ूंगा, इसको नहीं पता, तोते उड़ जाएंगे, ये नहीं उड़ पाएगा कभी भी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसमें होगा क्या, और जनरली डेंस होगी। ये कब यूज होगा, जब और डेंस होगी और साथ में जो इम्प्योरिटीज होंगी ना, साथ में जो इम्प्योरिटीज होंगी वो सिलिका जैसी होंगी, मिट्टी, रेत, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहां पर रनिंग वाटर डाल देंगे। क्या डाल देंगे, रनिंग वाटर, क्योंकि इम्प्योरिटीज बहुत हल्की हैं, छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये आगे बह जाएंगे इम्प्योरिटीज, है ना। बहने दे मुझे बहने दे, वो गाना इसी पे बना हुआ है, ठीक है। और हैवी होगी, इम्प्योरिटीज हल्की होंगी, पानी डालेंगे, जो इम्प्योरिटीज हैं वो आगे बह के चली जाएंगी, पीछे क्या बच जाएगी, और बच जाएगी, पीछे क्या बच जाएगी, और बच जाएगी। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, यस और नो। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बच्चे नेपाल से भी आए हुए हैं, बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। ध्यान से सुनिए समझिए, ठीक है। ये कब यूज होगा बता ही दिया, और हैवी होगा, इम्प्योरिटीज जो है वो काफी हल्की होंगी। एग्जांपल है कौन कौन से, हेमेटाइट है, टिनस्टोन है, कैलेमाइन है, मेलाचाइट है, एजोराइट है। मेरे ख्याल से मेलाचाइट तो आया भी था, या एजोराइट आया था, सॉरी, अभी पेपर में आया भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने बना रखा है, उसी से सारा का सारा समझा देते हैं, प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से ही सारा समझा देते हैं। सबसे पहली बात, ये जो यूज होता है, ये यूज होता है सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए। फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। क्या आपको पता है, जैसे आप कोई भी सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड हो गया, सिल्वर सल्फाइड हो गया, इस तरह से, ठीक है। किसी भी सल्फाइड ओर के अंदर भी दो ही चीजें होंगी, एक तो सल्फाइड ओर के पार्टिकल, साथ में क्या होंगी, इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है। आपने ओर को रखा, उसके अंदर ओर को रखा, उसके अंदर साथ में डाला ऑयल और वाटर। सर कौन सा ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। घर पे जो कुकिंग ऑयल यूज होता है वो भी कर सकते हैं, बट वो बड़ा महंगा होता है, इस कारण हम उसको यूज नहीं करते हैं। कोई ना कोई चीप ऑयल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने पता क्या लिया है, इस कंटेनर के अंदर तीन चीजें ली है। कौन कौन सी, एक तो ओर, एक ऑयल और एक वाटर। और सल्फाइड ओर होगी, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। ऑयल कौन सा हो सकता है, कोई सा भी ऑयल हो सकता है, इवन घर वाले में जो आप यूज करते हैं कुकिंग ऑयल वो भी हो सकता है, बट वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसी कारण हम उसको यूज नहीं करते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल या पाइन ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है सर। और साथ में यहां से कंप्रेस्ड एयर को पास किया जाएगा। सर ये कंप्रेस्ड एयर क्या होती है, कभी लस्सी बनाई है, ठीक है। लस्सी में भी तो क्या होता है, एयर को पास करते हैं ना उस दही और वाटर के मिक्सचर में से, सेम इज द केस हियर। यहां से एयर को पास किया जाएगा। जब लस्सी बनाते हैं दही से, तब भी आप देखते हो फ्रोथ बन जाती है, झाग बन जाती है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, झाग बन जाएगी। और कैसे होगा, क्या होगा, वो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। जो ओर के पार्टिकल्स होंगे, किसके पार्टिकल बोला मैंने, ओर के पार्टिकल्स दैट आर वेटेड बाय ऑयल, वो ऑयल के पार्टिकल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऐसे। और जो गैंग के पार्टिकल्स होंगे, जिन्हें आप इंप्योरिटी बोलते हैं, दे आर वेटेड बाय वाटर।
गैंग के पार्टिकल पानी के साथ मिक्स हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। ओर के पार्टिकल्स जो हैं वो ऑयल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फ्रोथ की फॉर्म में, झाग की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे। जैसे दूध के ऊपर से मलाई हटा लेते हैं, ऐसे ही फ्रोथ ऊपर आई होगी ऑयल के साथ, उसको हम यहां से हटा लेंगे। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। और कुछ एक दो छोटी छोटी बातें और बताते हैं, जस्ट गिव मी ए सेक। जैसे ये देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ ओर एंड इम्प्योरिटीज हैव डिफरेंट वेटेबल प्रॉपर्टीज। यस, दोनों अलग अलग चीज द्वारा वेट होते हैं। और किसके द्वारा वेट होता है, अभी अभी बताया, दैट इज बाय ऑयल। एंड गैंग पार्टिकल किसके द्वारा वेट होते हैं, वाटर से। ठीक है, ये मेथड क्या यूज करता है, वाटर को पता ही है, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल को पता ही है। इनको हम कलेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर जाके और क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। और क्रीसॉल या एनिलोइन भी डाले जाते हैं। ये फ्रोथ स्टेबलाइजर्स होते हैं, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स। ठीक है, क्या फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब क्या है, झाग बनेगी ऊपर, बुलबुले जिन्हें आप बोलते हैं। ठीक है, पता चले आप अभी आप और को हटाने की तैयारी ही कर रहे हैं, उससे पहले ही झाग में जो बबल्स थे वो फट गए, तो इसका मतलब और दोबारा जो है वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्रीसोल या एनिलीन के डेरिवेटिव्स डाले जाते हैं ताकि फ्रोथ क्या रहे, स्टेबल रहे। ठीक है, एक और ऐड चीज की जाती है, चीज या तो पोटेशियम मिथाइल ज़ैंथेट या सोडियम मिथाइल ज़ैंथेट। ये यूज कैसे होता है, कलेक्टर, ये भी कलेक्टर की तरह यूज होता है टू इंक्रीज द वेटेबिलिटी ऑफ ऑयल। मैं समझाता हूं क्या। ये रहा ऑयल की ड्रॉपलेट, इसके ऊपर ये पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट या सोडियम इथाइल ज़ैंथेट एब्जॉर्ब हो जाता है। किस तरह से, पोलर पार्ट बाहर की तरफ, पोलर पार्ट समझ रहे हो, ये वाला पार्ट ये बाहर की तरफ, और नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ। अब और में अगर कोई नॉन पोलर हिस्सा है तो वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, अगर और में कोई पोलर हिस्सा है तो वो यहां पर जुड़ जाएगा। तो क्या एफिशिएंसी और की एड्सॉर्ब होने की ऑयल के ऊपर बढ़ गई है? हाँ, बढ़ गई है। सिर्फ ऑयल के ऊपर अगर और एड्सॉर्ब होती तो कम एड्सॉर्ब होती, बट ऑयल के ऊपर जब ये पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट लगा होगा, नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ, पोलर पार्ट बाहर की तरफ, तो और का पोलर हिस्सा पोलर पार्ट ऑफ इथाइल ज़ैंथेट के साथ जुड़ जाएगा, और का नॉन पोलर हिस्सा नॉन पोलर के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी ऑयल को और को एब्जॉर्ब कराने की। ठीक है सर, आगे बताइए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए एक और के अंदर, ठीक है, लाइक गैलेना के बारे में एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, गैलेना पीबीएस लेड की और होती है, सल्फाइड और होती है। ठीक है, साथ में उसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है ZnS की। किसकी इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, ZnS की। तो फ्रोथ बनाओगे तो फ्रोथ में तो ZnS भी आ जाएगा और पीबीएस भी आ जाएगा, सल्फाइड और ऊपर आ जाती है फ्रोथ की फॉर्म में। हम क्या चाहते हैं, सेलेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ पीबीएस जो है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो फ्रोथ बने वो सिर्फ पीबीएस की बने, ZnS की ना बने। ठीक है, ZnS की ओर को डिप्रेस कर दिया जाए। ठीक है, उसके लिए हम ऐड करते हैं सब्सटेंस, उनको बोलते हैं डिप्रेसेंट्स। क्या बोलते हैं, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलरली सल्फाइड ओर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसके साथ रिएक्ट कर लेंगे वो सॉल्यूशन में नीचे आ जाएगा, ऊपर दूसरी वाली सल्फाइड ओर जो है उसके फ्रोथ बन जाएंगे। एग्जांपल, गैलेना पीबीएस, उसके अंदर ZnS इंप्योरिटी की तरह होती है, एंड NaCN है जो कि डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, जो कि डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, और ZnS को किस में कन्वर्ट कर देगा, Na2ZnCN4 में। मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देते हैं। आपने एक्वस NaCN ऐड करेंगे, ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, बट ZnS के साथ एक्वस NaCN रिएक्ट कर जाता है। क्या बना लेगा, Na2ZnCN4, साथ में Na2S भी बनता है, बट वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। ठीक है, ये सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, इसकी क्या बन जाएगी, फ्रोथ बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और मेथड है जो हमें पढ़ना है, दैट इज लीचिंग। लीचिंग है क्या, मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले भी, कि आप एक ऊपर से केमिकल ऐड करेंगे, वो केमिकल क्या करेगा, इंप्योरिटीज के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करेगा,
और के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। दैट इज और प्लस इम्प्योरिटीज, एसिड या बेस या एजेंट, ये जो ऐड किया ना, ये जो ऐड किया ये है लीचिंग एजेंट, लीचिंग एजेंट, और रिएक्ट कर जाएगी इंप्योरिटीज के साथ, वो रिएक्ट नहीं करेगा, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी, इनसॉल्युबल होंगी। बीकर होगा, बीकर के अंदर और भी है, इंप्योरिटीज भी है, आपने लीचिंग एजेंट डाला, लीचिंग एजेंट और के साथ रिएक्ट करके उसको सॉल्युबल फॉर्म में रखेगा, बाकी इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल फॉर्म में होंगी, फिल्टर कर लेंगे, इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएगी, जो और है वो आगे निकल जाएगा। सर इसके एग्जांपल बताइए, बहुत सारे पढ़ने हैं हम लोगों को, एल्यूमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए। जैसे सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, सबसे पहले बेयर्स प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेन ओर होती है बॉक्साइट, बॉक्साइट में भी कई तरह की बॉक्साइट होती है। सबसे पहले लिखी हुई है रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में इंप्योरिटीज किसकी होती है? आयरन की ऑक्साइड की होती है, लाइक Fe2O3। इसके लिए जो हम लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो ये रहा NaOH। NaOH क्या करेगा? जो मेन ओर है बॉक्साइट, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में अगर आप वाटर पास करोगे बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में, बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो Al2O3 बन जाएगा। सर आपने जब रिएक्शन शुरू करी थी बॉक्साइट की तब भी Al2O3 था, आपने जब खत्म करी है तब भी Al2O3 है, तो फिर फायदा क्या हुआ? हमें फायदा क्या हुआ? शुरुआत भी Al2O3 से, इतने सारे प्रोसेस कराए, एंड भी Al2O3। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसके पास इंप्योरिटी थी, किसकी? Fe2O3 की। जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इंप्योरिटी पीछे छूट जाएगी, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से Al2O3 बन जाएगा। इसके पास Fe2O3 नहीं है, तो हमने Fe2O3 हटा दिया है। रेड बॉक्साइड के लिए यही यूज करेंगे। एक और प्रोसेस है, क्या बोलेंगे उसे? हॉल्स प्रोसेस। ये भी रेड बॉक्साइड के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। बस इसमें लीचिंग एजेंट चेंज हो जाएगा। लीचिंग एजेंट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दैट इज Na2CO3। सर इसकी केमिकल रिएक्शंस क्यों नहीं लिखी? सेम आएंगी आपको। एंड प्रोडक्ट इसमें भी क्या बनेगा? दैट इज Al2O3। बस लीचिंग एजेंट NaOH था, उसकी जगह क्या हो जाएगा? Na2CO3। ज्यादा चेंज नहीं है केमिकल रिएक्शंस में। आगे बात करते हैं सरपेक्स प्रोसेस। सर ये किसके लिए यूज होगा? जब बेटा बॉक्साइट व्हाइट बॉक्साइट होगी, व्हाइट बॉक्साइट के अंदर जो मेन इंप्योरिटी होती है वो कौन सी होती है? दैट इज सिलिका, सैंड, ठीक है, इंप्योरिटीज ऑफ सिलिका, ठीक है सर। इसमें लीचिंग एजेंट क्या होता है? लीचिंग एजेंट होता है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्सचर एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये जो बॉक्साइट है Al2O3.2H2O लिखा होना चाहिए था, ये रिएक्ट करने के पर क्या बना लेती है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में वाटर डालते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो बनेगा क्या? Al2O3। सर फायदा क्या हुआ? शुरुआत भी Al2O3.2H2O है और यहां पर भी Al2O3। फर्क क्या, फायदा क्या हुआ बेटा? यहां पर इसके साथ सिलिका की इंप्योरिटी थी, ठीक है, जो यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो हमने सिलिका की इंप्योरिटी को हटा लिया, क्योंकि सिलिका जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करेगा। लीचिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्यूमिनियम के लिए पढ़ लिया, सिल्वर और गोल्ड के लिए भी पढ़ना है। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में लीचिंग कैसे की जाती है? इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं, नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। समझाते हैं। सर ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है? किसी कंपाउंड के अंदर आप ऐसा केमिकल बाहर से ऐड करेंगे जो उसको डिस्प्लेस कर देगा, जो उसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। किसी कंपाउंड बना हुआ है, उसमें कोई सेंट्रल एटम है, आपने बाहर से ऐसा कोई केमिकल ऐड किया जिसने सेंट्रल एटम को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। सर एग्जांपल, बिल्कुल एग्जांपल समझा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए, समझिए। साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं, रिडक्शन भी बोलते हैं, ध्यान से सुनो समझो। आप लोगों ने मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, शायद हिस्ट्री पे या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पे वो प्रोग्राम आता है ना, गोल्ड डिगर्स, ठीक है, उसमें वो जमीन में से कहीं से गोल्ड वगैरह होता है तो उसको निकालते हैं। कभी भी अगर आपने गोल्ड की एक्सट्रैक्शन देखी हो, आप मतलब कि मेरे को काफ़ी श्योरिटी है कि आपने वो प्रोग्राम पक्का देखा होगा, ठीक है। जब गोल्ड उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इम्प्योरिटीज वगैरह से अलग करने के लिए सबसे पहले आप उसमें लीचिंग एजेंट जो ऐड करते हैं, या तो एक्वस NaCN या एक्वस KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। गोल्ड जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेता है? ये या तो KAuCN2
आप IUPAC नेम पूछना चाहते हैं तो नाम है इसका पोटेशियम डाई साइनो ऑरेट 1। अगर सिल्वर होता ये तो ये होता पोटेशियम डाई साइनो अर्जेंटेट 1। ठीक है, ये बन गया। एम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगे, एम्प्योरिटीज पीछे रह जाएंगे। गोल्ड की ओर आपने निकाली, एक्वस NaCN के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो गोल्ड था वो तो ये रिएक्ट करके ये बना लेगा। सिल्वर होता तो सिल्वर भी बस AU की जगह AG लिख देते। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, आपने तो गोल्ड का कंपाउंड बना लिया, हमें गोल्ड का कंपाउंड थोड़ा चाहिए, हमें तो गोल्ड चाहिए है ना, सोना कहां है, सोना है ना, तो बस वही। तो गोल्ड कैसे निकालेंगे आप उसमें कोई ऐसा केमिकल ऐड करेंगे, कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जो यहां से गोल्ड को डिस्प्लेस कर दे। यही हाइड्रोमेटलर्जी है, कंपाउंड के अंदर आपने ऐसा एलिमेंट ऐड किया है जो इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जिंक किसकी जगह पे चला जाएगा, बन जाएगा ये, यहां पर थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ, इसको ठीक कर देता हूं मैं। Na2ZnCN4 या K2ZnCN4। ठीक है, और गोल्ड निकल जाएगा। अगर यही बेटा यहां पर बस AG लिख लो, AG लिख लो, AG यहां पर भी क्या आ जाएगा, AG आ जाएगा। प्रोसेस का नाम वही रहेगा, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस। हाइड्रोमेटलर्जी पता चल गया, कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस। सर आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें जिंक ही डालना था, पता चले मैं तो इसमें मरकरी ऐड करता रहता। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा या कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी आप एलिमेंट ऐड करेंगे वो इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर होता है, गोल्ड काफी नीचे होता है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे। चलिए, लीचिंग समझ आ गई, सिल्वर की भी और गोल्ड की भी। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने कहां तक पढ़ लिया है, मैं आपको सब कुछ एक बार दिखा देता हूं। हम लोग कहां पहुंच गए हैं हमारे चार्ट में, यहां तक देखिए। पल्वराइजेशन कर लिया, कंसंट्रेशन करके, चाहे फिजिकल मेथड्स थे या केमिकल मेथड्स थे, यहां तक पहुंच गए हैं। अब हम ओर को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसकी ऑक्साइड में ही कन्वर्ट करेंगे। कोई सी भी ओर हो, बस उसको कन्वर्ट करना है उसकी ऑक्साइड में। क्यों करना है वो भी बताते हैं। कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर या बेनिफिटेड ओर, वही है, बेनिफिकेशन कराने के बाद ओर क्या कहलाएगी, बेनिफिटेड ओर कहलाएगी। उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे, ये देखो, मान लो कोई और है, उसके अंदर आपने कार्बन ऐड किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये सल्फाइड ओर है, मैं रिपीट कर देता हूं, ये कोई सल्फाइड ओर है, उसमें आपने कार्बन यूज किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये बन जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड और मेटल। ठीक, एक और तरीका है इसी मेटल सल्फाइड को मेटल में कन्वर्ट करने का। एक तो सीधा कार्बन ऐड करो और रिड्यूस करा के मेटल बना दो। एक और तरीका है कि पहले आपने उस मेटल सल्फाइड ओर को कन्वर्ट किया मेटल ऑक्साइड में, फिर उसका कार्बन के साथ या किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, बेटा ये जरूरी नहीं है कार्बन हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, हमने एग्जांपल कार्बन का लिया। ठीक है, या तो मेटल सल्फाइड को सीधा मेटल में कन्वर्ट कर लो, या पहले मेटल सल्फाइड से मेटल ऑक्साइड बनाओ और फिर उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराओ। दिस मेथड इज बेटर, दिस इज बेटर मेथड। सर व्हाई इज इट सो, हम पहले रिड्यूस कराने से पहले हम उस मेटल की ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा उसका रिडक्शन बहुत ज्यादा इजी होगा। इसका डेल्टा जी नेगेटिव, इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा, -800 -1000, यानी कि हाईली स्पॉन्टेनियस होगी, हाईली स्पॉन्टेनियस होगी और रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट, रिएक्शन क्या होगी, बहुत फास्ट। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, सल्फाइड ओर्स आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन CS2 एज वेल एज मेटल ऑक्साइड। ये जो सल्फाइड ओर्स हैं ये ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, इससे भी और इससे भी, यानी कि इसको सीधा रिड्यूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, CO2 इज मोर वॉलेटाइल देन CS2। मान लो आप किसी पर्सन ने ये मेथड यूज किया, दूसरे ने ये मेथड यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसको वेपर में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये भी एक फायदा हो गया। ठीक है, ये दोनों तो बता दिए। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ मेटल सल्फाइड इज नॉट कंपनसेटेड बाय द एनर्जी ऑफ मेटल सल्फाइड एंड कोक, हैंस सल्फाइड और सरफेस कन्वर्ट। वही बोला कि ये वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, इस वाली रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट है वो ज्यादा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, अब सर ये करेंगे कैसे,
पहले जो भी मेटल की ओर थी, चाहे वो फॉस्फेट थी, चाहे कार्बोनेट थी, चाहे मेटल सल्फेट था, चाहे मेटल सल्फाइड था, कोई भी और किसी भी फॉर्म में हो, पहले आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये तो पता चल गया कि करना है, ठीक है। कैसे करना है? आइदर बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग, आइदर बाय कैल्सिनेशन और बाय रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या लिखा हुआ है? हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस की जगह आप बेटर वर्ड ये रहेगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर कह लो, ऑक्सीजन कह लो, ठीक है। क्योंकि अगर एब्सेंस होगा ऑक्सीजन का, इसका मतलब एब्सेंस होगा एयर का। एयर अगर एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होगी, तो कोई चीज जलेगी ही नहीं, तो इसको लिमिटेड सप्लाई बोल सकते हैं। सर लिमिटेड सप्लाई होगी कैसे ऑक्सीजन की? क्या ऑक्सीजन को रोक के रख लोगे क्या? अंदर ही नहीं जाने दोगे क्या? नहीं। आपने सुना है ईंटों के भट्टे के बारे में? आई मीन जहां पर ब्रिक्स को बनाया जाता है, बड़ी सी एक डोम शेप होती है, मतलब कि एक बड़ा टावर टाइप सा बना होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। हालांकि वहां पर बस मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं हो रहा, वो अलग बात है, बट होती वहां पे भी कैल्सिनेशन है। सर कैसे होती है थोड़ा बताइए प्लीज। सबसे पहले वो जो टावर टाइप होता है जहां पर ईंटों का भट्टा होता है, उसको सबसे पहले खाली गर्म किया जाता है। खाली गर्म मतलब कि नीचे आग लगा दी जाती है, कुछ ईंटें वगैरह नहीं रखी जाती। क्या आपको पता है जितनी भी एयर होगी उस टावर के अंदर, वो सारी की सारी गर्म हो जाएगी? यस सर। अगर हॉट एयर होगी, हॉट एयर लाइटर होती है, ठीक है, तो सारी एयर क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। सारी एयर क्या चली जाएगी? सारी का मतलब मैक्सिमम एयर। मैक्सिमम एयर क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। क्या अंदर एयर बहुत कम होगी? टावर के अंदर होगी लिमिटेड सप्लाई एयर की। बस वही हो रहा है यहां पर भी। यहां पर भी पहले कैल्सिनेशन करने से पहले जो भी कंटेनर होगा खाली उसको गर्म किया जाएगा ताकि मैक्सिमम एयर क्या चली जाए? बाहर चली जाए। फिर आप कैल्सिनेशन करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे उसको ओर को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से बिलो क्यों रखा गया? क्योंकि अगर वो मेल्ट हो गया तो फिर बाद में मोटे मोटे से लंप बन जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ये कैल्सिनेशन यूज किसके लिए होता है? यूज होता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए, ठीक है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड समझ गए? ऑक्साइड होगी, उसके साथ H2O वगैरह जुड़े होंगे। कार्बोनेट्स के लिए, बेसिक कार्बोनेट्स के लिए, हाइड्रोक्साइड्स के लिए, फॉस्फेट्स के लिए, ये सारे कैल्सिनेशन होती है, ठीक है। ये देखो हाइड्रेटेड ऑक्साइड नजर आ रहा है, ऑक्साइड के साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट होगा तब भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोक्साइड होगा तब भी ऐसा ही होगा। हाइड्रेटेड ऑक्साइड एल्यूमिना लिखा हुआ है, उसके लिए भी ऐसा ही होगा। फॉस्फेट होगा तब भी यही होगा, फॉस्फेट होगा तब भी यही होगा। कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड में, और साथ में P4O10 निकल जाएगा, ठीक है सर। कैल्सिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, वो पता चल गया। अब रोस्टिंग क्या होती है? ये तो यूज होता था हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, बहुत सारी चीजें बता दी हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स, फॉस्फेट, सल्फ। रोस्टिंग किन के लिए यूज होती है? रोस्टिंग पहली बात तो होती क्या है? हीट करेंगे और को इन द एक्सेस ऑफ एयर। समझ आ गया? यानी कि आप वहां पर एयर की क्वांटिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। दूसरी बात, ये यूज किन के लिए होता है? ये यूज होता है सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। होगा क्या इसमें भी? है भाई, इसमें क्या होता था? जो भी मेटल की ओर थी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती थी। इसमें भी जो मेटल की सल्फाइड होगी वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेटल की ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, वही मेल्टिंग पॉइंट से नीचे। सल्फाइड ओर्स या पायराइड्स के लिए वही सल्फाइड ओर ही है, वो भी होगा क्या? जिंक सल्फाइड ZnO में कन्वर्ट हो गया, लेड सल्फाइड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, होना तो वही है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना है, ठीक है। सर कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने से और क्या फायदे होंगे? एक तो फायदा पता चल गया कि मेटल की जो हाइड्रोक्साइड वगैरह है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी मेटल की ओर होगी वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। और भी कोई फायदे हैं क्या कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करने के? बिल्कुल जी, ठीक है। देखिए, विद बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग वॉलेटाइल इंप्योरिटीज ऑफ P4SB, एंटीमनी, विस्मथ वगैरह ये सारी रिमूव हो जाएंगे। मतलब समझाता हूं। मान लो किसी और के अंदर फॉस्फोरस चुप करके कहीं अंदर एज एन इम्प्योरिटी बैठा हुआ है, एज एन इम्प्योरिटी कहीं अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। आप जब उसका हीटिंग करोगे, चाहे कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? P4O10। P4O10 वॉलेटाइल होता है, निकल गया, यानी कि फॉस्फोरस एज एन इम्प्योरिटी था, निकल गया। मान लो अंदर कहीं सल्फर बैठा हुआ है, और के अंदर कहीं एज एन इम्प्योरिटी सल्फर प्रेजेंट है, आपने हीट किया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? SO2, निकल गया। एंटीमनी ऑक्साइड बना के निकल जाएगा। बिस्मथ ऑक्साइड बना के निकल जाएगा। समझ आ गया वॉलेटाइल इंप्योरिटीज वगैरह क्या लिखा है? और देखिए,
और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, पता ही है। और क्या हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, और सरफेस एरिया और का इंक्रीज हो जाएगा। ये कोई बताने वाली बात नहीं है। आप हीट करोगे, अंदर कहीं वाटर के मॉलिक्यूल बैठे होंगे, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल की जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है, और सरफेस एरिया और का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पता ही है, पोरस हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। टिन स्टोन एक ऐसी ऑक्साइड है तो ये ऑक्साइड, बट इसको रोस्ट किया जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। सेम इज द केस विद Fe2O3 ऑल्सो। Fe2O3 भी ऑक्साइड की ओर है, फिर भी उसको रोस्ट किया जाता है, फिर भी उसको रोस्ट किया जाता है। सर उसका क्या कारण है? अगर कहीं Fe2O3 के अंदर थोड़ी सी भी क्वांटिटी FeO की हो, किसकी, FeO की हो, रोस्टिंग करेंगे, एक्सेस ऑफ एयर होगा, FeO भी Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे टिन स्टोन है, इसमें तो सल्फर की इम्प्योरिटी होती है, इसी कारण इसकी रोस्टिंग करते हैं। सिमिलरली जो है हेमेटाइट के बारे में अगर हम बात करें, उस Fe2O3 होता है, उसके अंदर एज एन इम्प्योरिटी अगर FeO प्रेजेंट हो, रोस्टिंग करेंगे तो वो FeO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 में। तो वेस्ट नहीं रहेगा, वो भी ओर का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि वहां से भी हम आयरन निकाल सकते हैं। SO2 जो गैस प्रोड्यूस होती है रोस्टिंग में, यूज फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, इन सम केसेस मेटल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग व्हिच मे लीव द फर्नेस इफ हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। बता देता हूं, कुछ ऐसे व्हाट डू यू कॉल मेटल्स हैं, अगर आप उनकी रोस्टिंग कराने चाहते हैं, बनना तो ऑक्साइड चाहिए, पर उनकी ऑक्साइड इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है कि ऑक्साइड बनेगी और वो टूट जाएगी, किसमें, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, अगर उसी को आपने हीट किया अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट, अबव देयर मेल्टिंग पॉइंट, तो गैसेस वगैरह बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, और वो मोल्टेन फॉर्म में आपको मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। बेटा हम लोग यहां तक आ चुके हैं, वी हैव डन इट टिल दिस पॉइंट। क्या अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड आ चुकी है? यस सर, मेटल ऑक्साइड आ चुकी है। अब उस मेटल ऑक्साइड को हमने रिड्यूस करके क्या बनाना है, मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल कैसे, स्मेल्टिंग से कर सकते हैं, दैट इज बाय रिडक्शन बाय कार्बन। हाइड्रोजन से कर सकते हैं, किसी और मेटल से कर सकते हैं, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं सारे मेथड्स बारी बारी से। बात कर रहे हैं इसी के मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एलिंगम डायग्राम, एज इट इज एनसीईआरटी से हमने ये डायग्राम रखा है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सर एलिंगम डायग्राम होता क्या है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने नेक्स्ट पेज पे हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, बट वो मैटर नहीं करते हैं। मैटर क्या करता है, जो मैं आपको वर्बली बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहली बात तो एलिंगम डायग्राम ग्राफ होता है, एक तरफ होंगे डेल्टा जी नॉट, गिब्स फ्री स्टैंडर्ड, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, और दूसरी तरफ क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऐसे सबके ग्राफ बना रखे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का, Fe से FeO का, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का। यहां पर ऊपर भी आएंगे, दैट इज मरकरी और कौन सा, सिल्वर। ठीक है, बट मैटर नहीं करता, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो बताते हैं। ठीक है सर, ये ग्राफ है डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एज वेल एज टेम्परेचर। ये सल्फाइड्स के लिए भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स के लिए भी हो सकते हैं, हमारे सामने जो है वो ऑक्साइड के लिए। ठीक है सर, बस एक लाइन आपको, ग्राफ किसका है ये, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑक्साइड का और टेम्परेचर का। ठीक है सर, फायदा क्या है इसका? अरे ग्राफ का मेन बात बताओ, फायदा क्या है, इतना ग्राफ थोड़ा याद करने रहेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, ग्राफ की जनरली देखा जाए तो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप है ना, हाँ सर पॉजिटिव स्लोप है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। कहीं कहीं पर देख रहे हो बहुत एब्रप्टली पॉजिटिव आ रहा है, जैसे इस पॉइंट पे देखो, जैसे इस पॉइंट पे देखो, ये बहुत एब्रप्ट पॉजिटिव है ये। ठीक है सर, ऐसा कैसे हो गया? वहां पर वो जो ओर है, या तो वो मेल्ट हो गई होगी या वेपर में कन्वर्ट हो गई होगी। भाई सॉलिड थी, सॉलिड से या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई होगी मेल्टिंग पॉइंट, या लिक्विड थी तो गैस में कन्वर्ट हो गई होगी, मतलब ये पूरी वेपराइज हो गई होगी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तभी जो है ये एब्रप्ट चेंज आएगा।
ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको बस इतना याद रखना है, ये लाइन के लिख लेना, समझ लेना ढंग से, क्या, जो भी मेटल नीचे है वो ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा। जो भी मेटल नीचे है वो ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा। यानी कि क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? मैग्नीशियम नीचे है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर है, यस सर कर देगा। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू एल्यूमिनियम एंड खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। बैलेंस करना है, लो जी बैलेंस हो जाएगा इसका। और क्यों कर देगा? क्योंकि इसका डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा। जब भी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आता है रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है सर। सर इसी ग्राफ में थोड़ा सा इस ग्राफ को डार्क कर लें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सर इसी ग्राफ की अगर आप बात करें तो आप देख रहे हैं पॉइंट ए नजर आ रहा है? यस सर मेरे को पॉइंट ए नजर आ रहा है। इस पॉइंट ए के नीचे नीचे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम नीचे, ये मैग्नीशियम है बेटा, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। और ये ऊपर वाली लाइन एल्यूमिनियम की है। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ए से पहले देखिए, क्या मैग्नीशियम नीचे है, एल्यूमिनियम ऊपर है? यस, यानी कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है इस टेम्परेचर से पहले पहले तक, इस टेम्परेचर से पहले पहले तक। ठीक है। अब उसके बाद अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हो, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो, तब 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 एल्यूमिनियम ऑक्साइड नीचे आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर चला गया। इसका मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कब हो सकता है पॉसिबल? ये कब हो सकता है पॉसिबल? एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। क्या लिख सकता हूं इसको मैं? Al2O3 और Mg बैलेंस करना है तो जैसे 2Al 1Al2O3 3Mg 3Mg। ये भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, इस वाले टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? एट लो टेम्परेचर। इतना समझ आ गया कि नीचे वाला मेटल ऊपर वाले की ऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। सर ये टेबल कैसे याद करना है? छोटा सा एक निमोनिक बना रखा है, बस उसे याद रखिए, काम खत्म। और वो निमोनिक कुछ इस प्रकार है, माजा हैज CFC। CFC का मतलब आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज एल्यूमिनियम, दिस इज जिंक। सर ये C2 क्या लिखा है? दो चीजें हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? देखो जरा, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर ऊपर कार्बन है। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन, ये Fe है और एक कॉपर। पूरी एलिंगम डायग्राम बस इसी से याद हो गई है। सबसे नीचे कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इन सब की ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकती है। फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन में ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट। सही बना रहे हैं? यस सही बनाया। ये अप्रोक्सीमेटली ये टेम्परेचर बता देता हूं आपको, रफली बता देता हूं। ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 710 डिग्री सेल्सियस। 710 डिग्री सेल्सियस। नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऊपर कार्बन है। नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऊपर कार्बन है। इसका मतलब 710 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे, 710 या उससे नीचे, कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे है, कार्बन ऊपर है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। 710 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आपने इस पॉइंट से आगे बात करें
ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर चला गया और कार्बन नीचे, इसका मतलब कार्बन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए यार, ठीक है। कार्बन इज ए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कब? एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड above 710 degree Celsius, and carbon monoxide is a better reducing agent as compared to carbon below या equal to 710 डिग्री सेल्सियस। बस भैया इतना याद होना चाहिए, टॉपिक खत्म हो गया। बस फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है तो ऐसे टाइम पास के लिए सारी चीजें बता देते हैं। एलंगम डायग्राम इज ए ग्राफ ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड्स हैलाइड्स विद टेम्परेचर। हाँ सर बता दिया आपने। मोस्ट ऑफ दीस ग्राफ्स हैव ए पॉजिटिव स्लोप, है ना, ऊपर की तरफ जाते हैं। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता जाता है क्योंकि डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ठीक है सर, ये दोनों पॉइंट बता चुके हो। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन की नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ, वैसे तो जनरली पॉजिटिव ही है, ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है। अगर डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन डिक्रीज हो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन डिक्रीज होता जाए तब हो सकती है, ठीक है सर। ए सडन इंक्रीज इन स्लोप, अगर स्लोप अचानक से बहुत बढ़ जाए तो मैंने बताया है फेस चेंज होगा, लाइक सॉलिड से या तो मेल्टिंग में जाएगा या मेल्टिंग से बॉइल, मतलब लिक्विड में था उसमें वेपर में जाएगा, ठीक है सर। दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर बिलो इन एलिंगम डायग्राम, बता दिया सर आपने, जो भी मेटल नीचे होगा वो ऊपर वाले की ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, वही लिखा हुआ है। हैज मोर डेल्टा जी नेगेटिव एंड मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सच ऑक्साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग मेटल एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। बता तो दिया, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले की मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, तो मैग्नीशियम इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर Al2O3, ठीक है। वो टेम्परेचर लिखा हुआ है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला, ये था ना इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था ये। अगर केल्विन में देखेंगे तो ये टेम्परेचर है 1623 केल्विन, ठीक है। उससे पहले पहले मैग्नीशियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर Al2O3 एंड अबव 1623 केल्विन, उससे ऊपर चला गया टेम्परेचर। अरे क्या हो रहा है ये 1623 केल्विन था, इससे पहले पहले मैग्नीशियम नीचे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऊपर है, तो मैग्नीशियम बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद एल्यूमिनियम नीचे आ गया, ये एल्यूमिनियम नीचे हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊपर हो गया, वही लिखा हुआ है। एट हाई टेम्परेचर आपको पता ही है कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने अभी भी बताया था, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से 710 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे तक कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई टेम्परेचर पे कार्बन है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में कार्बन को यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कार्बन कह लो, कोक कह लो, कोल कह लो, चारकोल कह लो, ठीक है। ये देखो जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया हुआ है जिंक में, या कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज किया जा सकता है, चारकोल, ये मतलब सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है। रिएक्शन कभी भी इनकी लिखनी हो तो होगा यही, मेटल ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट मिलके क्या बनाएंगे, मेटल प्लस रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्साइड। देख लो सारी रिएक्शन ऐसे ही लिखी हुई है, ये रहा मेटल ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट, बना क्या है, मेटल और रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्साइड, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। रिडक्शन बाय हाइड्रोजन याद करके जाना है आपको, कार्बन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, हाइड्रोजन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, जैसे टंगस्टन ट्राइऑक्साइड, जैसे निकल ऑक्साइड, उनके लिए हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो सकता है, ठीक है। जो एस ब्लॉक की ऑक्साइड्स होती हैं या B2O3, एस ब्लॉक की ऑक्साइड्स पता है सोडियम ऑक्साइड्स वगैरह, ठीक है, एंड B2O3 और Al2O3 ये हाइड्रोजन के द्वारा रिड्यूस नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल चाहिए होता। कई और भी मेथड्स हैं रिड्यूस करने के, जिसमें सबसे पहला है मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कोई एक मेटल दूसरे मेटल की ओर को क्या कर देगा, रिड्यूस, जिसमें एक नाम लिखा हुआ है क्रॉल्स प्रोसेस। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है, मैग्नीशियम के साथ यूज कर रहे हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को टाइटेनियम में कन्वर्ट कर देगा, खुद MgCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर ऑक्साइड नहीं है, मैं मान गया हूं, ठीक है, बट बाकी जगह पर ऑक्साइड है। गोल्ड श्मिट्स एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, दैट इज थर्माइट रेड प्रोसेस भी बोलते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, ये अभी क्लास में हम लोग करके भी देखेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ मैंगनीज, क्रोमियम, आयरन के रिडक्शन के लिए, ठीक है। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है, लाइक Fe2O3, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
को किस में कन्वर्ट कर देगा, मेटल ऑक्साइड को, मेटल में Fe में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ये रहा गोल्डश्मिट्स एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड के साथ भी वही है, क्रोमियम ऑक्साइड को क्रोमियम में, खुद एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। मैंगनीज ऑक्साइड के साथ भी वही है, मैंगनीज ऑक्साइड को मैंगनीज में, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग करके भी देखते हैं। मैं थोड़ा कैमरे के पास आता हूं और आपको दिखाता हूं, प्लीज हैव ए लुक। मेरे हाथ में एक ये आयरन की बॉल है, ठीक है, और आपको नजर आ रहा होगा, इसके कलर से पता चल रहा होगा ये रस्टेड है। कुछ जगह से रस्टेड नहीं है, कईयों से कई जगह पर वो थोड़ा शाइनी शाइनी है, बट मैक्सिमम जगह से ये रस्टेड है। और क्या आपको पता है ये जो रस्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सर Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज Fe2O3, ये ना Fe2O3। और ये दूसरी बॉल है, इसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम का कवर चढ़ा रखा है। एल्यूमिनियम का कवर वही है जो घर पे जो आप एल्यूमिनियम की फॉयल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा एल्यूमिनियम। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार ऑनलाइन कर रहा हूं मैं, तो मुझे पता नहीं है कि आपको ये दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे कर, आई मीन व्हाट डू कॉल इट, हाँ, स्पीड रिड्यूस कर लीजिएगा, शायद आपको अच्छे तरीके से दिख पाए। तो मैं ट्राई करता हूं, शुरू करता हूं। आप देखिए ये रहा Fe2O3, ये रहा एल्यूमिनियम। आप देखिए दोनों को पास पास लेके आ रहे हैं। क्या कोई रिएक्शन हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। अभी क्यों? क्योंकि मैं एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम दे रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। अभी भी कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। आप देखो, ठीक है, शायद आप देख नहीं पाए, है ना, क्योंकि बहुत कम दिखेगा, बट मैं ट्राई करता रहूंगा, 5-7 बार करूंगा, कभी ना कभी तो कुछ होगा। अरे हाँ, अब आपको दिखना चाहिए बिल्कुल। सॉरी, फ्यूम्स है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। फेस के बिल्कुल पास था ना। आई एम सो सॉरी। फिर ट्राई करते हैं, ठीक है, थोड़ा फेस से दूर रख लेता हूं ताकि फ्यूम्स इनहेल ना करो, फिर वो थोड़ा कफ आना शुरू हो जाता है। तो देखिए जी, ठीक है, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम Fe2O3, ठीक है, अभी नहीं दिखा, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। इसका शाइनी सरफेस नहीं लेना, रस्टेड सरफेस लेना है, ताकि हाँ चिंगारी निकली थी, ठीक है। तो रिएक्शन वही हो रही है, थोड़ा सरफेस चेंज करते जाएंगे। हाँ, अभी फिर चिंगारी निकली है। मैं अब ये मुझे पता नहीं है कि आप इसको वीडियो में देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, मैं जरूर देख पा रहा हूं इसको। तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा स्पीड स्लो करिएगा और करके देखिएगा। सो दिस इज ए गोल्डश्मिट्स एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। आप ये भी देखिए, जहां जहां पे वो चिंगारी निकल रही है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और वहां से वो एल्यूमिनियम फट गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये थी जी गोल्ड। आज सोचा था ये लाइव में करेंगे, बट समहाउ नियति को शायद कुछ और मंजूर था। सर नियति कौन है? नियति ऐसे ही बेटा नाम लिया है ना, ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना विधि का विधान है, ऐसे ही कोई नियति बस नाम लिया जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर इग्निशन मिक्सचर भी यूज किया जाता है, बेरियम पेरोक्साइड का और मैग्नीशियम का, ठीक है। इग्निशन मिक्सचर क्या है? रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आप जब भी रेल की पटरी होती है ना, रेल की पटरी मान लीजिए बीच में कहीं से कट जाए या रस्टिंग हो जाए, उतने से हिस्से पे आपको नया आयरन रिप्लेस करना पड़ता है। वो इसी प्रोसेस से करते हैं, ये रही वो प्रोसेस, या आप जो कहा है जो हमने हाथों से करके दिखाई है, बस वो हाथों से नहीं करते, उनके लिए उनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। और इग्निशन मिक्सचर का रिएक्शन का स्टार्ट कराने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। ऑटो रिडक्शन कह लीजिए, आप सेल्फ रिडक्शन कह लीजिए, या एयर रिडक्शन कह लीजिए। कुछ ऐसे मेटल सल्फाइड्स हैं जिनको बस आप एयर में हीट करो, पहले अपनी मेटल ऑक्साइड बनाएंगी, उनकी मेटल ऑक्साइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी और ये दोबारा टूट जाएंगी किसमें? मेटल में। जैसे ये देखिए HGS, पहले एयर के साथ कंबाइन करके थोड़ा सा हिस्सा किसमें कन्वर्ट होगा? HGO में, साथ में SO2 निकल जाएगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, कोई टेंशन नहीं है। जो HGO बना है वो बचे हुए HGS के साथ, जो HGO बना है वो बचे हुए HGS के साथ क्या बना लेगा? Hg प्लस SO2। अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर आपने किस फॉर्म में रखा है, ये लिक्विड रहेगा या वेपर की फॉर्म में होगा।
यही रिएक्शन हमने ऊपर लिखी हुई है। लेड के केस में भी ऐसा ही होता है, कॉपर के केस में भी ऐसा ही होता है। CuS Cu2s कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड में SO2, और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है बची हुई कॉपर सल्फाइड को भी कॉपर में कन्वर्ट कर देगा और खुद SO2। बेसिकली कॉपर की सल्फाइड, लेड की सल्फाइड और मरकरी की सल्फाइड, इसी से एयर रिडक्शन कह लो, सेल्फ रिडक्शन कह लो, ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन कह लो, उसी से किया जाता है। ये उनके लिए होता है जिनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्साइड्स की, सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्साइड्स की बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। बढ़ते हैं जी आगे। क्या आपको ये पता चल गया कि हम लोगों के पास मेटल आ चुका है? कुछ जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे आयरन गिवन है, उसकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए समझिए। मेन और कौन सी है? दैट इज हेमेटाइट। किसमें होता है एक्सट्रैक्शन? दैट इज ब्लास्ट फर्नेस में। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से ऐड किया जाता है चार्ज। सर चार्ज होता क्या है? Fe2O3 रेशो कोक रेशो लाइमस्टोन। Fe2O3 के 8 पार्ट्स, कोक का 4 पार्ट्स, लाइमस्टोन का 1 पार्ट, ये इकट्ठे ऊपर से ऐड किए जाते हैं। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर ये रहा ब्लास्ट फर्नेस, यहां से वो ऐड किए जा रहे हैं, यहां से वो ऐड किया जा रहा है, और लाइमस्टोन और कोक जैसे आप यहां से ऐड करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या? पीछे सारी चीजें हमने लिखी हुई है। सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट लिखे हुए हैं, टेंशन मत लेना। कार्बन, जोन ऑफ कंबशन में क्या होगा? कार्बन जो कि आपने ये कोक की फॉर्म में ऐड किया हुआ है, ये कोक की फॉर्म में ऐड किया हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है ये देखो जोन ऑफ कंबशन, टेम्परेचर मैंने बोला ये अप्रोक्सीमेट लिखे हुए हैं, कार्बन प्लस O2 गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शंस मैंने पीछे लिखी हुई है, यहां नहीं भी नजर आ रही होंगी तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब सेकंड जोन है, दैट इज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट्स है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कार्बन जो है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होगी कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है ऊपर से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो ऊपर से जो आपने कोक डाला है उसके साथ रिएक्ट करेगा और कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना है ये ओर को रिड्यूस करेगा, ओर को रिड्यूस करेगा। किस में करेगा ओर को रिड्यूस? जोन ऑफ रिडक्शन में। Fe2O3 था, Fe2O3 था, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस करके पहले उसे Fe3O4 में कन्वर्ट करेगा, फिर Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा रिड्यूस होकर FeO बनेगा, FeO CO के साथ रिएक्ट करके Fe बनाएगा। रिएक्शन सारी यहां पर लिखी हुई है। Fe2O3 पहले Fe3O4 में, Fe3O4 फिर FeO में, FeO कन्वर्ट होगा Fe में। ठीक है, आयरन में कन्वर्ट होगा। ठीक है सर, मोल्टन आयरन की फॉर्म में नीचे चला जाएगा। ये जो आप ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन करा रहे हैं इसमें हेमेटाइट में जो मेन इंप्योरिटी है, जो मेन इंप्योरिटी है वो है बेसिकली इसकी सिलिका की। इसी कारण हमने साथ में ऊपर से ऐड किया लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है सर? पता होगा आपको वैसे, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये टूट जाएगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। ठीक, ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक फ्लक्स एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, एसिडिक ऑक्साइड जो कि इंप्योरिटी थी, बेसिक फ्लक्स आपने ऐड किया, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? स्लैग। ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ क्वेश्चन, दिस इज स्लैग। ठीक है, नीचे जो मोल्टन आयरन है वो आ चुका है, बस ये पाइप खोलेंगे आयरन बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से जो मोल्टन आयरन निकलता है उसको आप पिग आयरन भी बोलते हैं। स्लैग उससे ऊपर रहता है, स्लैग उससे थोड़ा ऊपर रहता है आयरन से। ये लिखी हुई है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, बता ही दिया तो दोबारा आप क्या बताना उसके बारे में।
एट द बेस मोल्टन आयरन इज कलेक्टेड अंडर स्लैग, ऊपर स्लैग होती है नीचे होता है। इस आयरन को क्या बोलते हैं हम लोग? पिग आयरन बोलते हैं। इसके अंदर लगभग 4% कार्बन होता है और छोटी छोटी दूसरी इंप्योरिटीज होती हैं। कास्ट आयरन जो है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है, इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना, इंपॉर्टेंट भी कम ही है। फॉर्म्ड बाय मीटिंग एंड कूलिंग ऑफ, मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ, दैट इज पिग आयरन। ठीक है, कलर क्या होता है? ग्रे होता है। फास्ट कूलिंग करेंगे तो उसमें इंप्योरिटी रह जाएगी किसकी? ग्रेफाइट की। ठीक है, स्लो कूलिंग करेंगे, इंप्योरिटी होगी उसके अंदर सीमेंटाइट की, कलर व्हाइट होता है। कास्ट आयरन के अंदर लगभग 3% कार्बन होता है। ठीक है सर, ये थोड़ा याद करने वाला, सिर्फ इतना सा पोर्शन याद करने वाला, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मेटलर्जी ऑफ आयरन में ये भी बता दिया सर, क्यों बता रहे हो दोबारा? ठीक है, जो स्लैग बनेगी, ठीक है, कई अलग अलग टाइप की हो सकती है। ये जो दोनों स्लैग का कॉम्बिनेशन है, इसको थॉमस स्लैग बोलते हैं, मेटलर्जी ऑफ आयरन के अंदर बनती है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट जो है, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट बना है, ये मेजर कंपोनेंट होता है थॉमस स्लैग का। ठीक है सर, थॉमस स्लैग जो है वो प्रोडक्शन होती है स्टील इंडस्ट्री का, वो भी क्लियर है। बट ये जो स्लैग बनी है यहां से, ये खासकर कैल्शियम फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर की तरह यूज भी किया जाता है सॉइल्स में। ठीक है सर, आगे बढ़िए। टाइप ऑफ आयरन में रॉट आयरन या मेलेबल आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन में जो कार्बन होता है, अगर आप कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें, लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, ताकि जो सिलिका है उसके अंदर लाइमस्टोन ऐड किया जाता है, वही CaCO3, जो भी सिलिका होगी उसके अंदर उसको CSiO3 में कन्वर्ट कर देगा। अगर उस आयरन के अंदर सल्फर होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना चुका होगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। अगर फॉस्फोरस होगा एज एन इम्प्योरिटी, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर P4O10 बना चुका होगा, वो लाइमस्टोन के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट एज ए स्लैग निकल जाएगा। ठीक है सर, इसके अंदर इतना परसेंट 0.5% कार्बन होता है। प्योरिटी फॉर्म, रॉट आयरन, मेलेबल आयरन ज्यादा प्योर होते हैं एज कम्पेयर टू कास्ट आयरन एंड पिग आयरन। ठीक है, स्टील के बारे में लिखा हुआ है, अलॉय होता है मेटल और नॉन मेटल का। आयरन और कार्बन की परसेंटेज लिखी हुई है। स्टील बनता कैसे है? बेसिमर कन्वर्टर में या ओपन हर्थ फर्नेस में। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहा गया? ये रहा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में। ठीक है, जो मेन ओर है इसकी, वो कौन कौन सी दे रखी है? एक तो चाल्कोपाइराइट, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, CuFeS2, फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है? इसकी क्रशिंग करी जाती है, और की ग्राइंडिंग करी जाती है, और की फ्रोथ फ्लोटेशन। क्यों करा रहे हो फ्रोथ फ्लोटेशन? पता है, सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर्स का फ्रोथ फ्लोटेशन कराया जाता है, और फिर रोस्टिंग करी जाती है किसमें? रेवर बैटरी फर्नेस में। ठीक है सर, इतना कराने के बाद क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड रोस्टिंग करने के बाद रेवरबेटरी फर्नेस में। ठीक है, रेवरबेटरी फर्नेस में होगा क्या? जो कॉपर पायराइट होगा CuFeS2, वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, होना क्या चाहिए था रेवरबेटरी फर्नेस में? रोस्टिंग जब भी करते हैं वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होना चाहिए था। किसमें कन्वर्ट होना चाहिए था? मेटल ऑक्साइड में। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, CuFeS2 किसमें कन्वर्ट होगा? कॉपर सल्फाइड में और FeS में। FeS जो है वो भी थोड़ा सा ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, बट मेनली अभी भी वो FeS की फॉर्म में ही रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला है। रोस्टिंग जब करा रहे हैं हम रेवरबेटरी फर्नेस के साथ, ठीक है, थोड़ा सा FeS FeO में कन्वर्ट होगा, SiO2 के साथ मिलकर स्लैग बना लेगा। ठीक है, अभी भी FeS बचा है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। जो CuFeS2 था वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? सिर्फ Cu2S में। तो अभी रोस्टिंग कराने के बाद हमें ये दोनों चीजें मेनली प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो उसके बाद बेसिमराइजेशन होगी। बेसिमर कन्वर्टर में सर, बेसिमर कन्वर्टर कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। आप ऐड करेंगे Cu2S FeS, यहां से हॉट एयर पास करी जाएगी। ये हॉट एयर क्या करेगी? जितना भी अगर कोई कॉपर की सल्फाइड होगी उसको कन्वर्ट कर देगी कॉपर की ऑक्साइड में। ठीक है सर, जो आयरन की सल्फाइड होगी FeS उसको भी कन्वर्ट कर देगी FeO में। ठीक है सर, साथ में आप सिलिका यूज करेंगे यहां पर एज ए फ्लक्स। सिलिका क्या करेगा? जो FeO बना था वो SiO2 के साथ कंबाइन करके ये बन गया स्लैग। ठीक है सर, जो Cu2S अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है
मतलब कि मैक्सिमम Cu2S तो कन्वर्ट हो गया किसमें, Cu2O में, बट अगर फिर भी कुछ बचा हुआ है तो उसका ऑटो रिडक्शन कराते हैं। ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन या एयर ऑक्सीडेशन जो अभी कराया था, Cu2S को किसमें कन्वर्ट किया था, Cu2O में, ठीक है। और ऐसा करने से हमें कॉपर मिल जाएगा। ये अभी अभी कराया, जस्ट अभी अभी बताया था, अगर आप कहते हो तो दोबारा बता देता हूं। ये Cu2S को पहले Cu2O में करेक्ट किया था, फिर उसके बाद कॉपर में कन्वर्ट हो गया था। ऐसा करने के बाद जो हमें मिलता है, एक तो मिलता है कॉपर 98 से 99%, साथ में उसके अंदर 1-2% इम्प्योरिटीज भी होती हैं। और इस कॉपर को हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। सर क्यों बोलते हैं इसे ब्लिस्टर कॉपर? क्योंकि ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला पड़ना। जैसे कभी बॉडी पे भी छाला पड़ जाता है तो आपको पता है ऐसे आई मीन हेमिस्फीयर टाइप ऑफ बना लेता है। यहां पर भी कॉपर के सरफेस के ऊपर ऐसे बुलबुले से बने होंगे, हेमिस्फीयर टाइप बने होंगे। कारण है कि सल्फर जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा होगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जहां जहां से निकलेगा वहां पे बबल बना देगा, इसी कारण इसको ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, ठीक है सर। सर इस कॉपर को आप प्योरीफाई कैसे करेंगे, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, लिख ले इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। सर इसको करेंगे कैसे? आप एक कंटेनर लेंगे जिसमें इम्प्योर कॉपर रखेंगे, जो 98-99% प्योर था वो यहां पे, उसको एनोड की तरह काम करेंगे। एक प्योर कॉपर रखेंगे जो यहां पे होगा और वो कैथोड की तरह काम करेगा। दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है, होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। जो इम्प्योर कॉपर होगा उसमें से इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी, जिनको बोलेंगे एनोड मड, ठीक है सर। कॉपर का क्या होगा, यहां से कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव आ जाएगा। ये एनोड पे हुआ है। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर यही जो Cu2 पॉजिटिव आयन बना है, यही जो Cu2 पॉजिटिव आयन बना है सॉल्यूशन के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर की फॉर्म में यहां पर डिपॉजिट होता जाएगा। यहां से कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, वो सॉल्यूशन के अंदर आ गया। वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके दोबारा कॉपर में कन्वर्ट होगा और यहां पर डिपॉजिट होता जाएगा। यही हम गोल्ड के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिल्वर के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर इम्प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर, इम्प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड, समझ गए होंगे करने का तरीका क्या। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। बहुत छोटा सा है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसकी मेन और कौन सी है, दैट इज जिंक ब्लेंड कह लो या आप स्फेलराइट कह लो, ZnS। सबसे पहले क्रशिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रोलिक वॉशिंग, वैसे तो जो सल्फाइड ओर्स होती है उसकी हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि सल्फाइड ओर्स सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर। बस हाइड्रोलिक वॉशिंग इस कारण कर रहे हैं, इसका पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। फिर फ्रोथ फ्लोटेशन, वो तो पता ही है सर, सल्फाइड ओर होगी तो फ्रोथ फ्लोटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद रोस्टिंग करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद हमें जो ओर मिलेगी वो मिलेगी हमें ऑक्साइड फॉर्म में। किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है सर। ये आ चुके ऑक्साइड फॉर्म में। अब इसकी स्मेल्टिंग करा देंगे, रिडक्शन विद कार्बन। जब भी रिडक्शन कराएंगे कार्बन के साथ, मेटल ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में। कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है सर। उसके बाद ये मेटल आ गया। मेटल इज डिस्टिल्ड, यानी कि इसकी क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे। सर डिस्टिलेशन होती क्या है, किनके लिए यूज होती है, पढ़ना है हमें, बट फिर भी रफली बता देते हैं अभी। कोई भी ऐसा मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है, वो उसके लिए हम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। जिंक के लिए, कैडमियम के लिए, मरकरी के लिए हम लोग डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योर मेटल होगा। इम्प्योर मेटल मतलब इम्प्योरिटीज भी हैं, मेटल भी हैं। आपने हीट करना शुरू किया, मेटल के वेपर बन जाएंगे, इम्प्योरिटीज बेचारी पीछे छूट जाएंगी। क्यों मेटल के वेपर क्यों बन जाएंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। वही हो रहा है यहाँ पर। मेटल इज डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड बाय रैपिड चिलिंग। वही जो वेपर्स बने हैं मेटल के, उनको चिल करके मतलब किसी ठंडी जगह पे ले जाएंगे, कंडेंस हो जाएगा। Impure zinc collected is called spelter zinc, ठीक है। पर इसके अंदर इम्प्योरिटीज इजी होंगी।
हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या था, कोई एक ऐसा मेटल डालते थे जो इनको क्या कर दे, आप ऑक्सीडाइज करते हैं। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं रिडक्शन कराने के लिए। एस ब्लॉक वगैरह के एलिमेंट्स में यूज होता है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में। इन सच केसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, ठीक है, कंपाउंड की। एंड टेक्निक ऑफ रिडक्शन इज डन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, वही इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी और कौन सी थी, बॉक्साइट, ठीक है सर। बॉक्साइट का भी क्या करेंगे, वही क्रशिंग वगैरह, वो तो पता ही है सर। उसके बाद लीचिंग कराई थी आपने। लीचिंग चाहे आपने रेड बॉक्साइड की कराई थी या व्हाइट बॉक्साइड की कराई थी, जिसकी मर्जी कराई हो सर, आपको एंड में क्या मिल गया था, Al2O3। ये देखो, चाहे रेड बॉक्साइड की कराई थी, एंड में Al2O3 मिल गया था। हॉल्स प्रोसेस में भी वही है, बस रिएजेंट चेंज होता है, एंड में Al2O3 मिल जाता है। सरपेक प्रोसेस में भी एंड में हमें क्या मिल जाता है, Al2O3। तो इससे आगे बता रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं हम। हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रोलाइसिस या हॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा, एक तो एल्यूमिना, ठीक है, साथ में कैल्शियम फ्लोराइड और Na3AlF6 और AlF3 भी यूज करते हैं। सर इनको क्यों करते हैं आप, Al2O3 की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो Al2O3 बहुत है, ठीक है। ये सारी चीजें क्यों डाली जाती हैं, ये जो क्रायोलाइट है, ये जो क्रायोलाइट है, ये इसका ऐड किया जाता है ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए। इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, शायद 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट शायद 2000 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको अगर मेल्ट कराना पड़ेगा, इसके रिडक्शन कराने के लिए, तो एनर्जी क्या लगेगी, बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए, हम इस कारण क्रायोलाइट ऐड करते हैं, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए Al2O3 कोवलेंट कंपाउंड होता है, आयंस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ऊपर पाउडर्ड कार्बन डाला जाता है, जहां पर ये रिएक्शन करा रहे हैं ना, वहां पर ऊपर पाउडर्ड कार्बन डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, बाद में बात करते हैं। सबसे पहले Al2O3 किसमें टूटेगा, Al3 पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन। कैथोड पर रिडक्शन होगी किसकी, एल्यूमिनियम आयन की, बन गया एल्यूमिनियम, ठीक है सर। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी किसकी, ये देखो, ये देखो, ये पाउडर्ड कार्बन इसी कारण डाला गया, पता चले ग्रेफाइट की जो रॉड्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आप यूज कर रहे हो, वही कंज्यूम होती जाए। अगर वही कंज्यूम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ग्रेफाइट की रोड्स को बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन अगर कार्बन का होना है तो वो पाउडर्ड कार्बन डाल देते हैं ताकि वो यूज हो जाए, ग्रेफाइट की रोड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो एस्केप हो जाएगा, ठीक है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 0.5 ग्राम ऑफ कार्बन एनोड इज यूज्ड, वही बता दिया जो कंज्यूम होगा। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन हो गई है बेटा। नेक्स्ट, रिफाइनिंग के और भी कई मेथड्स हैं। एक है लिक्वेशन। लिक्वेशन किनके लिए यूज होगा, ये यूज होगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इम्प्योर मेटल लेंगे, मेल्ट करेंगे, जो मेटल है वो पहले मेल्ट हो जाएगा, स्लोप इस तरह से रखा होगा कि वो मेल्ट होके नीचे आ जाएगा, इम्प्योरिटीज बेचारी पीछे ही रह जाएंगी, ठीक है। ये कर रिया हमने, ठीक है, ये किया हम लोगों ने, या इम्प्योर मेटल डाला यहां से, यहां पर इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाएंगी क्योंकि मेटल जो है वो बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो नीचे चला जाएगा यहाँ पे। सर ये किन के लिए यूज होता है, ये किन के लिए यूज होता है, लेड के लिए, टिन के लिए, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं, ठीक है सर। अब डिस्टिलेशन, ये मैंने अभी अभी बता ही दिया था, आपने अभी अभी पढ़ा ही था। जिंक के केस में किन के लिए यूज होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सर एग्जांपल लेड हो गया और जिंक हो गया, ऑब्वियसली कैडमियम हो गया, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सर ये आपने अभी अभी पढ़ा है कॉपर के केस में, ये देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए इम्प्योर कॉपर, प्योर कॉपर, अगर यही सिल्वर होता है इम्प्योर सिल्वर, प्योर सिल्वर, गोल्ड होता इम्प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड। नेक्स्ट है पॉलिंग। सर पॉलिंग किन के लिए यूज होता है,
अगर मेटल के अंदर, जो मेटल है उसके अंदर अपनी ही ऑक्साइड की इम्प्योरिटी हो, अपनी ही ऑक्साइड की, जैसे टिन है, टिन के अंदर टिन ऑक्साइड की ही इम्प्योरिटी होती है, तो उसके लिए यूज होगा। या कॉपर है, कॉपर के अंदर कॉपर ऑक्साइड की ही यूज होती है, तो उसके लिए ये पॉलिंग यूज होगा। पॉलिंग करते कैसे, ठीक है, मोल्टन मेटल इज स्टिर्ड, ये आपने मेटल को पिघला लिया, मोल्टन मेटल, इसके अंदर इम्प्योरिटी है इसकी ऑक्साइड की, मोल्टन मेटल, इसको स्टिर किया जाएगा ग्रीन वुड के साथ। स्पेशल टाइप की वुड होती है, बैम्बो स्टिक्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। जब आप इसको स्टिर करेंगे तो जो भी मेटल की ऑक्साइड होगी, यहां से इसकी कंबशन वगैरह से, सॉरी डीकंपोजिशन से मीथेन वगैरह रिलीज होगी, वो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगी। जो भी इम्प्योरिटी थी यहां पर मेटल ऑक्साइड की, उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, मेटल में कन्वर्ट कर देगी। लो भाई, इम्प्योरिटी खत्म। नेक्स्ट है वेपर फेस रिफाइनिंग। वेपर फेस रिफाइनिंग में क्या किया जाता है, इम्प्योर मेटल लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलरली रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा हीट करते हैं। इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती हैं, मेटल रिएक्ट कर जाता है, बन गया मेटल का कंपाउंड, उसको सेपरेट कर लो, किसी और कंटेनर में ले आओ। अब जिस कंटेनर में लेके आए हो, उस मेटल कंपाउंड को दोबारा हीट करो हाई टेम्परेचर पे, वो बेचारा टूट जाएगा मेटल में, और जो भी साथ में गैस वगैरह थी वो अलग हो जाएगी। ठीक है, हो गया प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल था, इम्प्योर मेटल में आपने कोई एलिमेंट डाला, कोई कंपाउंड डाला, कोई भी चीज डाली, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना गया, उसको आपने सेपरेट कर लिया किसी और कंटेनर में। अब आपने उस मेटल कंपाउंड को दोबारा हीट किया बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, मेटल और जो भी वो एलिमेंट था उसके बीच की बॉन्ड टूट गई, मेटल अलग हो गया, एलिमेंट अलग हो गया। ये जैसे वैन आर्कल मेथड टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए यूज किया जाता है। पहले लो टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो इम्प्योर टाइटेनियम TiI4 बना लेगा, इसको अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, फिर इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, टाइटेनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा। इम्प्योरिटीज तो पीछे छूट गई थी, जर्कोनियम के केस में भी ऐसा ही होगा। निकल के लिए जब ये रिएक्शन कराई जाती है सब यहां पर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। निकल के लिए जब ये रिएक्शन कराई जाती है, इसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस। आगे है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग बेसिकली यूज किन के लिए किया जाता है, रिफाइनिंग के लिए, जब हमें अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, खासकर सेमीकंडक्टर वगैरह बनाने के लिए, लाइक सिलिकॉन वगैरह चाहिए होता है, तब सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम वगैरह चाहिए होते हैं। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इम्प्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है मोल्टन मेटल में देन सॉलिड। मैं बताता हूं, ये एक आपने कंटेनर टाइप ले लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने रखा इम्प्योर मेटल। क्या रखा, इम्प्योर मेटल, ठीक है सर। उसके ऊपर आपने एक कॉइल जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, उसके ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। इम्प्योर एलिमेंट रखा, उसके ऊपर ये कॉइल मूव करनी शुरू कर दी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गर्म है। वो अंदर इम्प्योर मेटल जो होगा, उसके अंदर दो चीजें हैं, एक इम्प्योरिटीज और मेटल, दोनों को मेल्ट कर देगा। हाँ सर, हीट से कोई भी चीज मेल्ट हो जाती है, ठीक है। ये कॉइल आप एक साइड लेते जाएंगे, मान लीजिए आप इधर लेके जाते गए, इम्प्योरिटीज इसके साथ साथ कॉइल के साथ आगे जाती जाएगी, ठीक है। पीछे क्या छूटता जाएगा, मेटल छूटता जाएगा, हो गया प्योर मेटल। आपने इधर से शुरू किया था, जैसे जैसे आप कॉइल को आगे लेके जाते जाएंगे, इम्प्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है मोल्टन स्टेट में, यानी कि वो पिघली हुई स्टेट में रहना चाहेंगी, वो इसके साथ साथ आगे जाती जाएंगी, तो इम्प्योरिटी सारी एक साइड पे आ जाएंगी, मेटल पीछे छूट जाएगा, ये एलिमेंट पीछे छूट जाएगा, ठीक है। एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम के लिए। क्रोमेटोग्राफी आपको पता ही है, एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, सरफेस केमिस्ट्री में हमने इसे पढ़ा है, फिर भी एक ब्रीफली आपको बता देते हैं। जब भी इम्प्योरिटीज और मेटल में से कोई एक चीज जो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी एड्सॉर्बेंट पे, ठीक है, वो एड्सॉर्ब हो जाएगी तो दूसरी चीज आगे निकल जाएगी। मैं एग्जांपल इसका बता देता हूं ताकि थोड़ा आसानी रहे। ये एक कंटेनर लिया, सिंपल लैब मेथड बता रहा हूं, और ये रखा कोई बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट, आपने ऊपर से ऐड किया इम्प्योर मेटल, जिसके अंदर दो चीजें हैं, यहां इम्प्योरिटीज एंड मेटल। मान लेते हैं मेटल इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एड्सॉर्ब हो गया, मेटल क्या हो गया, यहां पर एड्सॉर्ब हो गया।
सर यहां पर क्या पहुंच जाएंगी एंड में, यहां पर लास्ट में क्या पहुंच जाएंगी सर, इम्प्योरिटीज पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई। आप जैसे इस नॉब को खोलेंगे सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएंगे, इम्प्योरिटीज हो गई सेपरेट, इम्प्योरिटीज और मेटल। सर यहां से मेटल को रिकवर कैसे करोगे, गर्म कर लेना, डी ऑप्शन हो जाएगी, मेटल अलग हो जाएगा, बट इम्प्योरिटीज को निकालने के बाद करना। ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस देखें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कौन सी मेलाचाइट है, मैंने बताया था ओट्स के ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये है मेलाचाइट, नीट 2019 में आया क्वेश्चन। एलिंगम डायग्राम को देखते हुए कौन सा मेटल एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है, एल्यूमिना होता है Al2O3 बताया था, नीचे वाला मेटल ऊपर वाली मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। माजा है CFC, एल्यूमिनियम से नीचे कौन है, माजा में M क्या था, मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है एट लो टेम्परेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन, आयरन का मिनरल कौन सा है, पायरोलसाइट MnO2 होता है, मेलाचाइट अभी अभी पढ़ा है, कॉपर का कैसेटराइट होता है SnO2, मैग्नेटाइट है आयरन का मिनरल। ये कब आया, 2011 में। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स इज प्योरिफाइड बाय वैन एरकल मेथड, सर ये तो अभी अभी किया जस्ट 5 मिनट पहले, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, वैन एरकल मेथड से ही हमने प्योरीफाई किया था। मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये रहा वैन एरकल मेथड में टाइटेनियम और जर्कोनियम। ये भी AIPMT मेंस में आया था 2011 में। पहले AIPMT में प्री भी होता था, मेंस भी होता था, अब तो सिर्फ एक ही एग्जाम होता है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन, हाँ पता ही है, जब आयरन का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, वो रिएक्शन आइडेंटिफाई करो जिससे स्लैग बन रहा है। अच्छा, आज हमने अभी पढ़ा था स्लैग कैसे बनता था, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइमस्टोन से आता था और सिलिका जो एज ए इम्प्योरिटी थी, दोनों आपस में मिलके क्या बनाते लेते थे, स्लैग। कैल्शियम ऑक्साइड और SiO2 मिलके क्या बना लेते थे, CaSiO3। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मेक श्योर करिएगा इसके नोट्स आप ऐप से, PW ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप अपने बैच में जाएंगे, उम्मीद बैच में, वहां पर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे, वहां पर आपको इसके नोट्स मिलेंगे। मेक श्योर करिएगा उस नोट्स को जरूर पढ़ें आप, ठीक है। एंड उसके बाद आप उनको रिवाइज जरूर करें। इसके साथ ही एक प्रैक्टिस शीट होगी, उस प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करें। प्रैक्टिस शीट में भी जो प्रॉब्लम आए उनके आप वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको भी जरूर देखें, ठीक है। हमारी एक स्प्रिंट सीरीज भी चल रही है ऐप में, मेक श्योर करिए कि आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में। आप उसको भी अटेंड करिए, वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो कि 12 सितंबर को शेड्यूल्ड है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।